हम फेडरल सिस्टम स्टार्ट करते हैं। फेडरल सिस्टम के अंदर पहला ये बोला हुआ है कि कहाँ कहाँ पे यूनिटरी मॉडल है। तो यूनिटरी मॉडल हमारा है ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, चाइना, इटली, बेल्जियम, नॉर्वे, स्वीडन, स्पेन। ठीक है, यहाँ पे हमारा यूनिटरी मॉडल है ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, 1 2 3। तो ये कहाँ कहाँ पे है? ब्रिटेन में, ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन, फ्रांस, तो ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, चाइना, इटली, बेल्जियम, नॉर्वे, स्वीडन, स्पेन। यहाँ सब, इन सब के अंदर क्या है? इन सब के अंदर हमारा, इन सब के अंदर यूनिटरी फॉर्म है। तो ये याद रखना है, ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, नॉर्वे, स्वीडन, इटली, बेल्जियम, चाइना, जापान। ठीक है, कोई पूछे कोई पूछे कि भाई ब्रिटेन में, ये याद रखना है, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, चाइना, इटली, बेल्जियम, नॉर्वे, स्वीडन, स्पेन। ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, ब्रिटेन, फ्रांस। तो इसका हम शॉर्ट फॉर्म क्या बना सकते हैं कि इब बी एफ एन एस एस में जाना चाहता है। इब बी एफ एन एस एस, इब, इब, इटली, बेल्जियम, ब्रिटेन, फ्रांस, नॉर्वे, स्वीडन, स्पेन, जापान, चाइना। चाइना, चाइना यानी चाइना, चाइना क्या सब कुछ चाहता है। जाना, जापान, जाना चाहता है। स्टेट गवर्नमेंट को हम लोग बोलते हैं रीजनल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट को हम लोग बोलते हैं रीजनल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट। ठीक है, फेडरेशन की हम बात करते हैं। फेडरेशन का मतलब क्या होता है? ट्रीटी और एग्रीमेंट। फेडरेशन का मतलब क्या होता है? ट्रीटी, है ना, ट्रीटी और एग्रीमेंट। दस फेडरेशन इज़ अ न्यू स्टेट। फेडरेशन क्या है? एक नया स्टेट है। फेडरेशन इज़ अ न्यू स्टेट फॉर्म्ड थ्रू एन ट्रीटी और एन एग्रीमेंट। फेडरेशन क्या है? एक नया स्टेट है जो कि ट्रीटी और एग्रीमेंट के तहत बनता है। फेडरेशन इज़ अ न्यू स्टेट फॉर्म्ड थ्रू ट्रीटी और एन एग्रीमेंट। ठीक है, द यूनिट ऑफ फेडरेशंस आर नोन बाय वेरियस नेम्स सच एज स्टेट्स इन। अब क्या है कि जो फेडरेशन की यूनिट्स है ना, उसको हम लोग बहुत भिन्न भिन्न नाम से जानते हैं। जैसे कि हम लोग उसको बोलते हैं कि ये यूएस में हम लोग बोलते हैं स्टेट्स। कैंटोन हम बोलते हैं स्विट्ज़रलैंड के अंदर, स्विट्ज़रलैंड। एक लैंड ही कैसा लग रहा है? थोड़ा पार्टी वार्टी का। तो पार्टी वार्टी वाले लैंड में ज़्यादा कैंटीन होते हैं। तो स्टेट्स, तो चलो समझ में आ रहा है। स्टेट्स कहाँ पे है? यूएस के अंदर। कैंटोन्स, कैंटीन है स्विट्ज़रलैंड के अंदर। प्रोविंसेस, प्रोविंसेस, प्रोविंस कनाडा के अंदर। और रिपब्लिक है रशिया के अंदर। प्रोविंस, प्रोविंस माने जैसे कि, मतलब ये लोग ज़्यादा ज़्यादा वो तो करते नहीं है, ज़्यादा मानते तो है नहीं प्रोविंसेस को। कनाडा वाले प्रोविंस को नहीं मानते हैं। तो वही कह रहे हैं कि हम लोग जो है ना, हम इनको स्टेट भी नाम नहीं देंगे, हम इनको जस्ट अभी छोटी सी एक स्थिति, हम इनको प्रोविंस ही बोलेंगे। फिर है रिपब्लिक, रिपब्लिक एज इन रशिया। ठीक है, रिपब्लिक एज इन रशिया, रिपब्लिक बोलते हैं रशिया के अंदर। ठीक है, रिपब्लिक है रशिया के अंदर। वो बोलते हैं कि यार हमारे यहाँ पे मोनार्की वगैरह तो काम कर नहीं रही है ना, तो हम लोग यहाँ पे रिपब्लिक बोल देते हैं इस तरीके से। अच्छा, अब देखो ये क्या है, इसके कितने पॉइंट है? 7 पॉइंट है। हम बात करते हैं फेडरल गवर्नमेंट की। तो फेडरल गवर्नमेंट जो है उसमें होता है ड्यूल गवर्नमेंट। एक नेशन की नेशनल की होगी और एक होती है रीजनल गवर्नमेंट। जबकि यूनिटरी की हम बात करते हैं, उसमें हमारी होती है नेशनल गवर्नमेंट विच में क्रिएट रीजनल गवर्नमेंट। ठीक है, इसमें क्या होता है? नेशनल गवर्नमेंट होती है विच में क्रिएट रीजनल गवर्नमेंट। ठीक है, नेशनल गवर्नमेंट होती है विच में क्रिएट रीजनल गवर्नमेंट। ठीक है, मेन बात क्या कह रहे हैं इसके अंदर? देखो, इसमें तो क्या है कि इसमें तो होगी होगी क्योंकि फेडरल है ये। लेकिन यूनिटरी में क्या होती है कि विच में कर भी सकते हैं। वैसे तो सिंगल गवर्नमेंट होती है, ठीक है, नेशनल गवर्नमेंट होती है, वो चाहे तो वो रीजनल गवर्नमेंट को क्रिएट कर सकती है। फेडरल के अंदर होता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, हमें पता है यूएसए के बारे में। जबकि यूनिटरी में क्या होता है? रिटन भी हो सकता है और अनरिटन भी हो सकता है। याद रखना ये फीचर। यूनिटरी के अंदर क्या होता है? रिटन भी हो सकता है और अनरिटन भी हो सकता है। रिटन भी हो सकता है और अनरिटन भी हो सकता है। ठीक है, कैसे? जैसे कि जैसे कि ये फ्रांस और ब्रिटेन, बीएफ हो गया ना, फ्रांस और ब्रिटेन, ये दोनों के दोनों क्या है? हमारे यूनिटरी है। बट फ्रांस में तो रिटर्न है और अनरिटर्न है ब्रिटेन के अंदर। तो यूनिटरी के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो रिटर्न और अनरिटर्न दोनों हो सकता है।
अब इसमें क्या है, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन नेशनल एंड स्टेट एंड रीजनल गवर्नमेंट, ठीक है, ऑब्वियस ही बात है, लेकिन इसके अंदर कोई भी डिवीजन ऑफ पावर नहीं होता है, सारा का सारा इसके अंदर कोई भी नो डिवीजन ऑफ पावर, ये याद रखना है। ऐसा नहीं सोचना है कि नहीं भारत भी यूनिटरी है तो इसके अंदर तो डिवीजन ऑफ पावर होता है, बट लेकिन भारत जो है वो क्वासी फेडरल है। यहाँ पे ये बात चल रही है प्योर यूनिटरी की, है ना, यूनिटरी गवर्नमेंट की बात चल रही है, तो यहाँ पे कोई भी डिवीजन ऑफ पावर नहीं होता है। ऑल पावर आर वेस्टेड इन नेशनल गवर्नमेंट, ये बहुत याद रखना है कि इसमें नो डिवीजन ऑफ पावर है, नो डिवीजन ऑफ पावर, ठीक है। अब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी होती है और यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में भी सुप्रीम, जैसे कि जापान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है लेकिन ब्रिटेन के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम नहीं है। ओके, तो क्या कह रहे हैं ये कि फेडरल गवर्नमेंट के अंदर क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा सुप्रीम होगा। हमें भारत को जब भी एक चीज़ एक पॉइंट याद रखना है कि जब भी हम फेडरल और यूनिटरी की बात कर रहे हैं हमें कभी भी इंडिया को कंसिडर नहीं करना है, क्योंकि इंडिया इन दोनों का मिक्सचर है, तो इंडिया को हमें लेके नहीं चलना है, हमें अलग ही सोचना है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि फेडरल गवर्नमेंट के अंदर जो है कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होता है, याद रखना है, बट यूनिटरी गवर्नमेंट के अंदर क्या होता है, हमने देखा कि पार्लियामेंट सुप्रीम हो जाता है, इसमें नहीं होता, लेकिन इसमें सुप्रीम हो भी सकता है और इसमें सुप्रीम नहीं भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कि हम देखते हैं कि जापान के अंदर सुप्रीम है कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, लेकिन ब्रिटेन के अंदर नहीं है सुप्रीम, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, क्यों, क्योंकि सारे के सारे स्टेट जब परमिशन देंगे तभी बन पाएगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रिजिड और फ्लेक्सिबल दोनों हो सकता है, रिजिड होगा फ्रांस का लेकिन फ्लेक्सिबल है ब्रिटेन का, सेम वही वाली बात है, फ्रांस के अंदर रिटर्न है कॉन्स्टिट्यूशन और अनरिटर्न है ब्रिटेन के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है जापान के अंदर बट मे नॉट बी सुप्रीम इन ब्रिटेन। यहाँ पे क्या है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या है, जुडिशरी मे बी इंडिपेंडेंट और मे नॉट बी इंडिपेंडेंट। यहाँ पे क्या है, मे बी और मे नॉट वाला जो केस है ना वो हमारा यहाँ लग रहा है यूनिटरी के अंदर। ओके, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बाई कैमरल लेजिस्लेचर है ना, बाई कैमरल लेजिस्लेचर है यहाँ पे क्या है, बाई कैमरल है, यहाँ पे क्या है, बाई कैमरल है और यूनी कैमरल है। जैसे कि बाई कैमरल अगर हम बात करते हैं, बाई कैमरल हो जाएगा ब्रिटेन के अंदर और यूनी कैमरल हो जाएगा चाइना के अंदर। तो हमने क्या देखा, एक बार इसको दोबारा अगर हम बात करें, हमने ये देखा कि देखो इसका तो सिंपल है, इसमें क्या है, पहला हम देखते हैं इसमें ड्यूल गवर्नमेंट है, इसमें क्या कह रहे हैं कि ड्यूल हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, इसमें रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, बट इसमें क्या है कि हाँ रिटर्न भी हो सकता है अनरिटर्न भी हो सकता है। अगर हम रिटर्न की बात करते हैं तो जैसे कि फ्रांस है, अनरिटर्न की बात करते हैं तो ब्रिटेन है, ठीक है। तो रिटर्न फ्रांस, फ्रेंच लैंग्वेज लिखी जाती है ना, फ्रेंच लैंग्वेज लिखना पढ़ना सिखाया जाता है ना, यानी वो लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, अब डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन नेशनल एंड रीजनल गवर्नमेंट होती है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे याद रखना नो डिवीजन ऑफ पावर, ऑल पावर आर वेस्टेड इन नेशनल गवर्नमेंट। ये यूनिटरी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कोई भी डिवीजन ऑफ पावर नहीं होती, ब्रिटेन के अंदर कोई भी डिवीजन ऑफ पावर नहीं है। अब क्या है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होती है फेडरल के अंदर, यहाँ पे हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। अगर जापान की बात करेंगे तो येस कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, बट वैसे अगर हम ब्रिटेन की बात करेंगे तो नहीं है। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी रिजिड, कॉन्स्टिट्यूशन में भी रिजिड। फ्रांस की बात करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन येस फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है, लेकिन ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन हो वो फ्लेक्सिबल है। तो फ्रांस देखो यहाँ पे हमें ना दो चीज़ें याद रखनी है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन याद रखना है। देखो एक तो ये पॉइंट ड्यूल गवर्नमेंट है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, रिजिड है, इंडिपेंडेंट है और बाई कैमरल है। यहाँ पे क्या याद रखना है हमें कि अगर हम फ्रांस की बात करते हैं तो फ्रांस जो है उसमें एक तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, दूसरा फ्रांस का क्या है, इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड है, रिटन है। अब कोई चीज़ लिख दी गई है, कोई चीज़ लिखित में आ गई है, यानी वो चीज़ क्या होती है, जड़ हो जाती है। फिर कोई चीज़ किसी ने लिख दी है, अब वो चीज़ जड़ हो जाएगी, वो उसको फिर मिटाना बहुत असंभव सा हो जाएगी, तभी कहते हैं रिटर्न में लिखवा के लेके, तो वो रिजिड हो गया फिर कहीं ना कहीं पे, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक तो ये पॉइंट है फ्रांस के साथ, ये अलग हो रहा है थोड़ा सा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि लेजिस्लेचर जो है ना, यहाँ पे तो ये कि बाई कैमरल होगा ही होगा, बट चाइना भी यूनिटरी है, चाइना के अंदर क्या कह रहे हैं, चाइना के अंदर यूनी कैमरल चल रहा है, चाइना के अंदर यूनी कैमरल है, ठीक है, चाइना के अंदर यूनी कैमरल है, चाइना के अंदर क्या है, यूनी कैमरल है। तो ये फ़र्क आ गया थोड़ा सा, एक ये फ़र्क आ गया है कि भाई चाइना जो है वो क्या है, यूनी कैमरल। इसको थोड़ा सा अलग रंग से कर देते हैं, रुक जाओ,
हरे रंग से कर देते हैं ये, ठीक है। तो क्या बोला मैंने, चाइना जो है वो यूनिकैमरल है, ठीक है। दूसरा फ्रांस का मैंने बता ही दिया कि रिजिड है, दूसरा रिटर्न है, ठीक है। तीसरा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुप्रीम है, कहाँ पे, जापान का कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। फेडरेशन जो है दो 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 तरीके से बनता है, या तो इंटीग्रेशन हो या फिर डिसइंटीग्रेशन हो, ठीक है। तो अगर हम इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो उसमें कौन है, इंटीग्रेशन के अंदर हमारा ये है यूएस है, ठीक है। इंटीग्रेशन हो गया यहाँ पे। लेकिन दूसरे में क्या होता है, एक बिग यूनिटरी स्टेट है, वो कन्वर्ट हो गया छोटे छोटे प्रोविंसेस के अंदर टू प्रमोट द रीजनल इंटरेस्ट, जैसे कि कनाडा है, वैसे ही हमारा इंडिया है। तो सबसे बड़ा फेडरेशन किसका माना जाता है, सबसे फर्स्ट एंड ओल्डेस्ट फेडरेशन किसका है, यूएस इज़ द फर्स्ट एंड द ओल्डेस्ट फेडरेशन, ठीक है। 1787 के अंदर बन गया था यूएस का, 1787 के अंदर। इसमें जो अमेरिकन रेवोल्यूशन था ना हमारा 1775 से 1783 तक, अमेरिकन रेवोल्यूशन कब हमारा 1775 से 83 के बीच में, ठीक है। इस टाइम पे हमारा 1775 से 83 के बीच में ये होता है अमेरिकन रेवोल्यूशन। फिर 87 के अंदर जो है ये फेडरेशन बन जाएगा। 75 से 83 तक, 75 से 83 तक चला इसका युद्ध, अमेरिकन वॉर ऑफ रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन 1775 से 83 तक, ठीक है। ओके, अब क्या है कि देखो फेडरेशन क्यों ज़रूरी होता है, तो फेडरेशन जो है वो लार्ज साइज ऑफ कंट्री के लिए ज़रूरी होता है। फेडरेशन जो है वो लार्ज साइज ऑफ कंट्री के लिए ज़रूरी है। दूसरा सोशल कल्चरल डाइवर्सिटी के लिए ज़रूरी है। लार्ज कंट्री के लिए और सोशल कल्चरल डाइवर्सिटी के लिए फेडरेशन ज़रूरी है, ठीक है। फेडरल सिस्टम नॉट ओनली इंश्योर एफिशिएंट गवर्नमेंट, बट फेडरल गवर्नमेंट के अंदर क्या होता है, एक तो लार्ज कंट्री के लिए फेडरेशन बढ़िया रहता है, दूसरा डाइवर्सिटी के लिए भी फेडरेशन अच्छा रहता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये ना नेशनल यूनिटी को प्रमोट करता है, ठीक है। नेशनल यूनिटी विथ रीजनल ऑटोनॉमी, क्या शब्द है, नेशनल यूनिटी रहेगी, क्योंकि उनको लगेगा कि यार हम भी कुछ काम कर पा रहे हैं, है ना। एफिशिएंट गवर्नेंस माना जाता है, नेशनल यूनिटी प्लस रीजनल ऑटोनॉमी, तो फेडरेशन अच्छा माना जा रहा है यहाँ पे नेशनल यूनिटी है प्लस रीजनल ऑटोनॉमी है, ठीक है। फेडरेशन इज नो वेयर हैज़ बिन यूज इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो टर्म है ना फेडरेशन टर्म, ये कभी कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में यूज़ नहीं की गई है, ये याद रखना है, ठीक है। बी आर अम्बेडकर ने क्या कहा, यूनियन ऑफ स्टेट का, यूनियन ऑफ स्टेट को हम लोग क्या कहते हैं, फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, यूनियन ऑफ स्टेट या फिर मतलब यूनियन ऑफ स्टेट कहा, फेडरेशन ऑफ स्टेट नहीं कहा हमने, क्यों, क्योंकि इंडियन फेडरेशन इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट। हमने यूनियन ऑफ स्टेट की बात की है, क्यों, क्योंकि एक तो हमारा जो है वो अमेरिका की तरह नहीं बना है। इंडियन फेडरेशन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट अमंग द स्टेट लाइक इंडियन फेडरेशन। दूसरा, स्टेट्स हैव नो राइट टू सीड फ्रॉम द फेडरेशन, स्टेट्स को बाहर निकलने का अधिकार भी नहीं है। फेडरेशन इज यूनियन बिकॉज इट इज़ इनडिस्ट्रक्टेबल। हमारा जो फेडरेशन है ना वो यूनियन है, क्यों, क्योंकि ये इनडिस्ट्रक्टेबल है, ओके। अब क्या है, हमारा जो है ये कैनेडियन मॉडल के ऊपर बेस्ड है। देखो कैनेडियन मॉडल में क्या होता है कि ये इसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंटर की बात होती है, ठीक है, कैनेडियन मॉडल के अंदर। अब कैनेडियन मॉडल जो है ना वो भी डिसइंटीग्रेशन से ही बना हुआ है, ठीक है, और वो भी यूनियन टर्म यूज़ करता है, वो भी डिसइंटीग्रेशन से बना है और वो भी यूनियन टर्म यूज़ करता है, ठीक है। द कैनेडियन फेडरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड यूनियन, और इसकी सेंट्रलाइज्ड टेंडेंसी है, और ये सारी जो मोर पावर जो सेंटर को देता है, ठीक बात है। अब हम बात करते हैं फेडरल के कुछ फीचर्स के बारे में। उसका सबसे पहला फीचर है कि इसकी ड्यूल पॉलिटी होती है, ठीक है। जैसे कि हम अगर बात करते हैं कि ड्यूल पॉलिटी होगी, हमने देखा भी है, उसमें क्या है कि हो भी सकती है ड्यूल पॉलिटी, नहीं भी हो सकती यूनिटरी के अंदर। तो इसमें यूनियन गवर्नमेंट जो है ना वो डील करेगी डिफेंस के अंदर, है ना। इसमें देखो ड्यूल पॉलिटी होती है इसकी, इसमें यूनियन गवर्नमेंट डील करती है डिफेंस के अंदर, फॉरेन अफेयर के अंदर, करेंसी के अंदर, कम्युनिकेशन के अंदर, ठीक है। ये लग रहा है ना भारत जैसा, ये फेडरल फीचर हमने ये यहीं से उठाया हुआ है, ठीक है। डिफेंस, फॉरेन अफेयर, करेंसी, कम्युनिकेशन, डिफेंस, फॉरेन अफेयर, करेंसी और कम्युनिकेशन भी सेंटर का होता है, ठीक है। डिफेंस, फॉरेन अफेयर, करेंसी एंड कम्युनिकेशन, डिफेंस,
फॉरेन अफेयर, करेंसी एंड कम्युनिकेशन, ये हमारा है सेंटर का। स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या आता है? पब्लिक ऑर्डर, एग्रीकल्चर, हेल्थ एंड लोकल गवर्नमेंट। अब हम बात करते हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की। देखो सबसे पहले क्या था, ओरिजिनली 395 आर्टिकल थे हमारे यहाँ पे, जो कि 22 पार्ट के अंदर डिवाइड थे, और उसमें 8 शेड्यूल थे शुरू में। ओरिजिनली ये है 395 आर्टिकल है, 22 पार्ट है और 8 शेड्यूल है ओरिजिनली। अभी कितना हो गया? अभी 495 के लगभग तो आर्टिकल हो गए हैं, 25 पार्ट हैं अभी हमारे यहाँ पे। पहले 22 पार्ट थे, अभी 25 पार्ट हो चुके हैं। पहले 22 पार्ट थे, अभी 25 पार्ट हो चुके हैं, और 12 शेड्यूल हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि ये ऐसा क्यों किया जाता है? ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये सब हो सकता है, क्योंकि अनरिटन के अंदर तो पता ही नहीं चलेगा कितने कॉन्स्टिट्यूशन कितने हैं कितने नहीं हैं, कुछ पता ही नहीं चलेगा। ये सब चीज़ें कहाँ होती है? ये होती है हमारी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ठीक है, ये क्या करता है ना, ये अवॉइड करता है मिसअंडरस्टैंडिंग एंड डिसएग्रीमेंट बिटवीन द टू। ये अवॉइड करता है मिसअंडरस्टैंडिंग एंड द डिसएग्रीमेंट बिटवीन द टू। ठीक है, अरे वही है ना यार, इसमें ये नहीं होगा कि यार ये इस पर तो मुझे काम करना है, बोलेगा ठीक है ये तुम्हारा सब्जेक्ट है, ये मेरा सब्जेक्ट है, इससे मिसअंडरस्टैंडिंग भी नहीं होगी और डिसएग्रीमेंट भी नहीं होगा। ओके, अब डिवीजन ऑफ पावर की बात करते हैं। तो देखो सबसे ज़्यादा पावर किसके पास होती है, मतलब स्टेट सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट है यूनियन लिस्ट के पास, इसमें अभी 100+ हो चुके हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा पावर है हमारी यूनियन, देन स्टेट, देन कॉन्करेंट। तो यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट। द रेजिडरी सब्जेक्ट्स विच आर नॉट मेंशन इन एनी लिस्ट गिवन टू द सेंटर। सही बात है, सेंटर को दिया। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होता है, हमने देख ही लिया है। अब क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम रहता है और द हाईएस्ट लॉ ऑफ लैंड है। द लॉ इनेक्टेड बाय द सेंटर इन द स्टेट मस्ट कन्फर्म टू दिस प्रोविजंस, अदरवाइज दे कैन बी डिक्लेयर्ड। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है यहाँ पे सुप्रीम है। ठीक है, द लॉ इनेक्टेड बाय द सेंटर इन द स्टेट मस्ट कन्फर्म टू इट्स प्रोविजन। जो भी लॉ सेंटर बनाएगा और स्टेट बनाएगा, वो उसको कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को कंफर्म करना पड़ेगा, अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट उसको इनवैलिड डिक्लेयर कर देगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के पास जुडिशियल रिव्यू होती है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ही उसको जुडिशियल रिव्यू के तहत इनवैलिड साबित कर देंगे। अगला है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। ये हम लोग फेडरल फीचर्स पढ़ रहे हैं, इसमें रिजिड होता है हमारा। द डिवीजन ऑफ पावर एस्टैब्लिश बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज द सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेंटेन ओनली इफ द मेथड ऑफ अमेंडमेंट इज रिजिड। देखो कह रहे हैं कि हम डिवीज़न ऑफ पावर और सुप्रीमेसी हम तभी मेंटेन कर पाएंगे जब अमेंडमेंट जो है वो रिजिड होगी। ये याद रखना है, हम तभी मेंटेन कर पाएंगे जब अमेंडमेंट जो है वो रिजिड होगी, तभी हम कर पाएंगे, वरना क्या होगा, वरना सेंटर कुछ भी करके निकल जाएगा। तो हम लोग डिवीज़न ऑफ पावर और सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, डिवीज़न ऑफ पावर और सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग तभी मेंटेन कर पाएंगे जब अमेंडमेंट जो है वो रिजिड होगी। द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिजिड टू दैट एक्सटेंट दैट दोज प्रोविजंस विच आर कंसर्न विद द फेडरल स्ट्रक्चर, ठीक है, कैन बी अमेंडेड ओनली बाय द जॉइंट एक्शन ऑफ सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट। ठीक बात है, इतना होना चाहिए कि भाई जो भी फेडरल स्ट्रक्चर्स हैं वो कैन बी अमेंडेड ओनली बाय जॉइंट एक्शन ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, और इसके लिए स्पेशल मेजोरिटी होनी चाहिए। ठीक है, जॉइंट एक्शन होना चाहिए सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट का, उसके लिए स्पेशल मेजोरिटी होनी चाहिए। स्पेशल मेजोरिटी होनी चाहिए पार्लियामेंट की, और अप्रूवल लेना चाहिए हाफ ऑफ द लेजिस्लेचर का। तो क्या बोल रहे हैं, जॉइंट एक्शन होना चाहिए सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट का, उसमें स्पेशल मेजोरिटी होनी चाहिए पार्लियामेंट की, और हाफ ऑफ द अप्रूवल लेना चाहिए स्टेट लेजिस्लेचर का। अब इंडिपेंडेंट जुडिशरी, कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडिपेंडेंट जुडिशरी बनाई है दो पर्पज़ के लिए। पहला, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट के ऊपर क्यों रखा है, ताकि ये सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सरसाइज कर पाए बाय द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, अब ये क्या है, ये सेंटर और स्टेट के बीच का डिस्प्यूट जो है उसको देख पाए। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको इंडिपेंडेंट कैसे बनाया है, तो इसने जो है ना क्या किया है, इनका जो टेन्योर है ना, टेन्योर है, फिक्स्ड सर्विस कंडीशन है, फिक्स, देखो क्या किया है, टेन्योर की सिक्योरिटी दी है। ठीक है, फिक्स सर्विस कंडीशन दे दिया है, जिससे जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाए गवर्नमेंट से।
बाईकैम्परलिज्म की हम बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बाईकैम्परलिज्म की बात है। राज्यसभा रिप्रेजेंट करता है द स्टेट ऑफ इंडियन फेडरेशन। राज्यसभा क्या रिप्रेजेंट करता है? द स्टेट्स ऑफ इंडियन फेडरेशन। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बाईकैम्परल लेजिस्लेचर की बात करता है, ठीक है। राज्यसभा रिप्रेजेंट करती है ना द स्टेट्स ऑफ इंडियन फेडरेशन। राज्यसभा इवन दो a less powerful chamber is required to maintain federal equilibrium by protecting the interest of the states against the undue interference of the center। राज्यसभा जो है इवन दो लेस पावरफुल चैम्बर इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन फेडरल इक्विलिब्रियम। तो फेडरल इक्विलिब्रियम रखने की जिम्मेदारी किसकी है? राज्यसभा की है। तो अगर ये बात आती है कि क्या राज्यसभा का जो एलिमेंट है, ठीक है, राज्यसभा का जो एलिमेंट है, राज्यसभा क्या रिप्रेजेंट करती है? स्टेट्स ऑफ इंडियन फेडरेशन। तो राज्यसभा इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन फेडरल इक्विलिब्रियम। तो राज्यसभा का रोल है कहीं ना कहीं पे फेडरलिज्म के अंदर, ये कह रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है, हम लोग बात करते हैं यूनिटरी फीचर्स की। तो यूनिटरी फीचर में क्या है? यहाँ पे है स्ट्रॉन्ग सेंटर, ठीक है, स्ट्रॉन्ग सेंटर है। देखो यहाँ पे क्या है ना कि जो स्ट्रॉन्ग सेंटर कैसे, जो रेजिडुअरी पावर्स है ना वो किसके पास है? सेंटर के पास है भारत में। या फिर जो यूनिटरी वाली चीज़ें होती है ना, यूनिटरी फीचर्स यूनिटरी कंट्रीज़ के अंदर, उसमें रेजिडुअरी पावर जो है वो जाएगी सेंटर के पास, ठीक है। लेकिन यूएस के अंदर क्या है? रेजिडुअरी पावर जो है स्टेट के पास है। यहाँ पे यूनिटरी फीचर में क्या होता है कि स्टेट जो है वो इंडिस्ट्रक्टेबल है, स्टेट टूट नहीं सकते। तो इसलिए हम क्या कहते हैं इसको, ठीक है, स्टेट जो है, स्टेट हैव नो राइट। और हाँ, एक और बात यह है कि स्टेट के पास टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का राइट नहीं है। स्टेट्स हैव नो राइट टू टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। स्टेट्स इन इंडिया हैव नो राइट टू टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, ठीक है। स्टेट्स, भारत में जो स्टेट्स हैं उसके पास कोई भी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी नहीं है। पार्लियामेंट कैन बाय यूनिलेटरल एक्शन, पार्लियामेंट जो है यूनिलेटरली एरिया चेंज कर सकती है, बाउंड्री चेंज कर सकती है, नेम ऑफ द स्टेट ऑफ एनी चीज़ें चेंज कर सकती है, ठीक है। पार्लियामेंट कैन बाय यूनिलेटरल एक्शन एरिया चेंज कर सकती है, बाउंड्री चेंज कर सकती है और नेम चेंज कर सकती है, ठीक है। तो पार्लियामेंट जो है ना वो यूनिलेटरली चेंज कर सकती है, ठीक है। इसको सिर्फ और ये सब चेंज कर सकती है, यूनिलेटरली चेंज कर सकती है एरिया, बाउंड्री और नेम। और ये करने के लिए इसको सिर्फ और सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होती है। ऐसा भी नहीं कि इसको पूरा ही वो चाहिए, ऐसा भी नहीं होता, ठीक है। हैंस द इंडियन फेडरेशन इज एन इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स। क्या है इंडियन फेडरेशन? इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स है। इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ, इंडियन फेडरेशन क्या है? इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट। कि भैया यूनियन जो है वो इंडिस्ट्रक्टेबल रहेगा, स्टेट्स डिस्ट्रक्टेबल हो सकते हैं। जबकि अमेरिकन में क्या है? सब कुछ ही इंडिस्ट्रक्टेबल, यूनियन भी टूटेगा, स्टेट्स भी टूट जाएंगे, ठीक है। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। यूजुअली इन अ फेडरेशन द स्टेट्स हैव राइट टू फ्रेम देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। देखो फेडरेशन में क्या है कि स्टेट्स के पास अधिकार है अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, ठीक है। जबकि ऐसी कोई भी पावर,